आखिर लड़का ही क्यों चाहिए, भाग 8। मोना हमेशा की तरह सुबह सबसे पहले उठी। उसने सोचा अभी तो आरती और व्यांश उठे नहीं है, एक बार रूबी को देख लेती हूँ, पता नहीं मेरी बच्ची ठीक से सो भी पाई या नहीं। मोना रूबी के कमरे में गई। उसने रूबी का गाल देखा जो रात को आरती के थप्पड़ मारने से लाल हो गया था। जैसे ही उसने रूबी के सिर पर हाथ फेरा, वह बुखार से तप रही थी। मोना यह देखकर घबरा गई। उसने रूबी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह दोबारा सो गई। मोना जल्दी से ठंडा पानी लेकर आई और उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। उसके बाद मोना ने उसे पानी में घोलकर सोते हुए ही दवा पिलाई और फिर से उसके सिर पर पट्टियां रखने लगी। धीरे धीरे उसका बुखार कम होने लगा। मोना रूबी की देखभाल कर रही थी और आरती और व्यांश जाग गए थे। मैं जरा रूबी को देख कर आती हूँ, कहते हुए आरती उठकर सीधे रूबी के कमरे में चली गई। मोना को रूबी के सिर पर पट्टियां बदलते देखा। आरती हैरान होकर बोली, माँ आप यहाँ, क्या हुआ रूबी को? आप इसके सिर पर पट्टी क्यों रख रही हैं? रूबी को बहुत तेज बुखार था, इसीलिए मैं इसके सिर पर ठंडी पट्टी रख रही थी ताकि बुखार कम हो जाए। आपने मुझे या व्यांश को बताया क्यों नहीं? तुम दोनों सो रहे थे, इसलिए तुम्हें जगाना सही नहीं लगा। मैंने इसे दवाई दे दी है और यह सो गई है। मोना आरती का हाथ पकड़ कर उसे कमरे से बाहर लेकर आई। व्यांश भी वहीं बैठा हुआ था। मोना आरती से कहने लगी, कच्ची नींद में उठने से तुम्हारे सिर में दर्द हो जाता है, याद है या भूल गई? अब उठ गई ना तो अब संभाल लो उसे, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। आरती ने अपनी नजरें झुका ली। मोना वहां से जाने को हुई, लेकिन कुछ सोचकर रुक गई। वह वापस आरती और व्यांश के पास जाकर कहने लगी, वह अभी बहुत छोटी है, अगर उसे प्यार से अपना बनाओगे तो वह खुश रहेगी, नहीं तो तुम उसकी मुस्कान देखने को तरस जाओगे। कल जो भी हुआ और तुमने जो उस पर हाथ उठाया है, वह उससे बहुत ज्यादा सहम गई है और इस वजह से उसे बुखार आया है। आगे से उसके सामने कभी ऐसा कुछ ना हो, इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों की है। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि रूबी जितना हो मुझसे दूर रहे। मोना ने दिल पर पत्थर रखकर कहा। रूबी से दूर रहना स्वीकार किया था कि वह लोग कभी उस मासूम पर गुस्सा ना करें। वह अपने काम में लग गई और आरती रूबी के कमरे में गई। वह खुद उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखने लगी। कुछ देर बाद रूबी ने अपनी आंखें खोली तो वह एक पल के लिए आरती को देखकर सहम गई। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग माँ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटा? उसने उसके सिर पर हाथ लगाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि उसे बुखार है। कल के लिए आई एम सॉरी बेटा, प्लीज अपनी माँ को माफ कर दो। दादी कहाँ है? रूबी बोलते बोलते रुक गई, लेकिन आरती ने अभी खुद को शांत रखा और बोली, दादी अभी पूजा कर रही हैं, आती होंगी तुमसे मिलने। ओके, रूबी ने फीकी सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। आरती ने कहा, चलो तुम उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है माँ, कहकर और उठकर रूबी वॉशरूम चली गई। आरती रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। तब तक व्यांश ऑफिस के लिए तैयार हो गया और मोना भी अपनी पूजा पाठ खत्म करके आ गई। रूबी अपने कमरे से आई और उसकी नजर मोना पर गई। नादान दिल ममता की ओर खींचने लगा और रूबी अपनी दादी के पास जाने को ही थी कि तभी उसके कानों में आरती की आवाज आई और उसे कल रात की बात याद आ गई। रूबी मोना के पास ना जाकर आरती के पास चली गई। मोना मन में कुछ सोचकर अपने कमरे में आ गई। व्यांश नाश्ता करके अपने ऑफिस चला गया। आरती के डर से रूबी मोना से कुछ कटी कटी रहने लगी, लेकिन दोनों दूर होकर जल बिन मछली जैसा तड़पती थी। आरती कभी रूबी और मोना को एक साथ देख लेती तो उस वक्त मोना पर चिल्लाने लगती और उसे खूब खरी खोटी सुनाती। व्यांश भी हमेशा आरती की ही तरफदारी करता। वह कभी आरती को नहीं समझाता। मोना पूरे दिन अपने कमरे में उदास परेशान सी रहने लगी। अपनी उम्र से पहले उसके कमल समान मुख पर चिंता की लकीरें खिंच गई। 62 की उम्र में वह 75 की लगने लगी थी। आरती और व्यांश भी मोना से कम बोलते थे, ना ही रूबी को बात करने देते। अकेले एक कमरे में रहते हुए मोना का दम घुटने लगा था।
उसने ऐसी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की थी। सबसे ज्यादा पीड़ा उसे अपनी संतान के व्यवहार से पहुंचती। एक रोज व्यांश घर जल्दी वापस आया और रूबी स्कूल गई हुई थी। मोना उसे देखकर बोली, अरे व्यांश बेटा, आज तो बड़ी जल्दी आ गया ऑफिस से, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? व्यांश खुश होकर बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, नौकरी में मुझे उन्नति मिली है माँ। आरती, मेरा जो प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए गया था वह मुझे मिल गया, अब मैं सीनियर बन जाऊंगा। यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा तूने। व्यांश ने पैर छूकर मोना का आशीर्वाद लिया। खूब तरक्की करो बेटा, मैं अभी सबका मुंह मीठा करती हूँ। आरती रसोई में से कुछ मीठा लेकर आई और उसका मुंह मीठा कराया। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। व्यांश मोना के सामने कुछ पेपर रखते हुए बोला, माँ आप जल्दी से इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दो ताकि मैं जल्द से जल्द काम शुरू कर सकूं। मोना ने कागज देखते हुए पूछा, यह क्या है और इन पेपर पर मेरे दस्तखत क्यों चाहिए? काम तो तू शुरू करेगा ना, फिर मेरे हस्ताक्षर क्यों चाहिए? माँ मैंने सोचा है मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाऊंगा, उसके लिए पैसे भी तो चाहिए ना। तो उसके लिए मैंने सोचा हमारा गांव वाला घर बेच देते हैं। तू पागल हो गया है क्या? होश में भी है क्या? बोल रहा है, वह हमारा पुश्तैनी घर है, हम उसे कैसे बेच सकते हैं? माँ क्या बुराई है, घर बेचने में हम कौन सा वहां जाकर रहने वाले हैं? इसका मतलब यह नहीं कि हम हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को बेच दें। माँ आप कहती है ना कि हर काम में बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए, और इसके जरिए तो हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। आपका बेटा भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। व्यांश बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ना। कहते हैं ना, बाप दादाओं की संपत्ति बुरे वक्त में ही काम आती है, तो आज उससे मदद भी हो जाएगी और बड़ों का आशीष भी मिलेगा। हरगिज नहीं, कोई जरूरत नहीं है पैसे के, और भी तरीके हैं। घर बेचने की क्या जरूरत है, बैंक से लोन ले लो या किसी से उधार ले लो। घर तो नहीं बेचना पड़ेगा ना, कम से कम इस शेयर मार्केट में पैसे डूब गए तो हम तो पैसे और घर दोनों से जाएंगे। माँ समझ नहीं रही आप, अगर हम किसी से पैसे उधार या लोन लेंगे तो उसका ब्याज भी तो भरना होगा ना। शेयर खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम उधार लेनी पड़ेगी, और जरा सोचे माँ, उस पर ब्याज कितना ज्यादा होगा। उधार लेने के लिए भी कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, और हमारे पास उस घर को गिरवी रखने के लिए और कुछ भी तो नहीं माँ। ऐसे तो घर भी जाएगा, ब्याज के पैसे जाएंगे सो अलग। प्लीज मान जाओ ना, सब दोस्त लगा रहे हैं पैसे, हम भी लगा लेते हैं। घर की कुछ आमदनी तो बढ़ेगी इससे। आरती भी व्यांश की हाँ में हाँ मिलाकर बोली। माँ क्या करेंगे आप उस घर का? खाली पड़े जानवरों का वास हो जाना है उसमें, और कुछ नहीं। इससे तो अच्छा यही है ना कि आप वह घर व्यांश को दे दो। मोना की बहुत जरूरी यादें, सपने और भावनाएं, जीवन सब उस घर से जुड़ा था, इसलिए मोना वह किसी को नहीं देना चाहती थी। मोना ने व्यांश को घर देने से साफ इनकार कर दिया। व्यांश गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कितनी स्वार्थी है माँ आप। आपको वह घर अपने बेटे से भी प्यारा हो गया ना। जब पापा मरे थे ना, तो सबने कहा था कि आपके बाद बेटे का हक होता है जायदाद पर, मगर मैंने वह घर आपके नाम कराया ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि आपके पास अपना कुछ नहीं। और आज जब मुझे उस घर की जरूरत है तो कितनी आसानी से आपने मना कर दिया माँ। बस इतना ही प्यार है ना मुझसे? आप मुझे तरक्की करते, अमीर बनते नहीं देखना चाहती क्या माँ? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तू उस घर पर उधार ले ले पैसे, या मैं तुझे दिला दूंगी, पर तुम मेरी बात भी समझो ना बेटा। यह जुए जैसा बाजार तेरे सारे पैसे खा जाएंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। पैसे लगाने हैं तो सही जगह लगा, मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी। कर तो दिया मना आपने, और कैसे मना करेंगी आप? मैं पैसे दिलाती हूँ ना तुझे, मेरे जेवर बेचकर उनसे जो मिले वह लगा लेना अपने काम में, लेकिन वह घर, उससे मेरी यादें, तेरा बचपन, मेरा जीवन सब जुड़ा है बेटा। मेरे मरने के बाद तेरा जो मन हो वह करना। उस घर का, पर अभी तो वह घर नहीं बेच सकते बेटा। घर देने से तो मना कर दिया आपने, अब उन जेवरों का क्या करूंगा मैं, और उनसे कौन सी जायदाद रकम मिलेगी मुझे माँ? आपको जरा भी फिक्र नहीं है ना अपने बेटे की? उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या आप? एक घर की तो बात है।
और वह भी ऐसा घर जिसमें हमें कभी रहना ही नहीं है। मुझे आरती बोली, ममता का ज्ञान देती है ना आप, यह है कि आपकी ममता जो आपने ही बेटे की कामयाबी से जलती है, मैं अपने बेटे से जलूंगी, यह क्या बोल रही हो बेटा? आरती एकदम सही कह रही है माँ। अब तक मैं उसे छोड़कर आपके बारे में पहले सोचता था, लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं माँ। वैसे तो बेटा बेटा कहती रहती हैं, और एक घर क्या मांग लिया, आपकी तो जान ही निकल गई। और वह भी तब जब यह घर भी मेरा है और उस पर मेरा भी हक है। माँ, आपको जरा तो सोचना चाहिए। व्यांश ऐसे ही तो आपसे वह घर नहीं मांगेंगे ना। उन्हें भरोसा है उनके पैसे नहीं डूबेंगे, तभी वह आपसे यह बेचने के लिए कह रहे हैं। तुम लोग समझ नहीं रहे हो बेटा, अभी हम ही नहीं समझ रहे हैं माँ। मैं यहाँ इतनी मेहनत करके आपको पाल रहा हूँ, आपके सारे खर्चे उठाता हूँ, आपको सारे आराम देता हूँ जिंदगी के, और आप हैं कि मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती। व्यांश की बातों से मोना का दिल भर आया। उसने बिना देरी के कागज पर दस्तखत कर दिए और उसे व्यांश के हाथ में रखते हुए बोली, तूने मुझे पालने की कीमत तो मांग ली बेटा, लेकिन अपनी माँ का बेटा होना भूल गया। शायद तू। मोना रोती हुई कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर बिलक बिलक कर रोने लगी। वह सुकेश की तस्वीर को अपने हाथ में लेकर रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए आप, मैं आपके पूर्वजों के उस घर को नहीं बचा पाई। आपके बेटे ने मुझे पालने की, इस घर में रहने की कीमत में मुझसे वह घर मांगा है। आप ही बताइए मैं कैसे इनकार करती। मैंने तो उसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर तो बस पैसे का भूत सवार है। किसी की भावनाएं, यादें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। पता नहीं क्या है ऐसा इस शहर में कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। और मोना रोते हुए सुकेश की तस्वीर से बातें करने लगी। वहीं दूसरी ओर आरती और व्यांश इस बात का जश्न मना रहे थे कि आखिरकार उन्हें घर मिल गया। व्यांश आरती से कहने लगा, अब तुम देखना हम कैसे माला माल होते हैं। शेयर मार्केट में इतना पैसा है माँ, तो बेवजह जिद पर अड़ी हैं। अब हम भी करोड़ों में खेलेंगे। दोनों घर के कागजों को देखकर बहुत खुश होने लगे। मोना हर वक्त मुरझाई सी रहने लगी। एक रूबी के साथ ही उसे वक्त का पता नहीं लगता था, लेकिन अब तो आरती ने रूबी को भी मोना से दूर किया हुआ था। मोना की हालत घर में रखे किसी सामान की तरह हो गई थी, जिसे सिर्फ जरूरत के समय याद किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और वापस एक कोने में रख दिया जाता है। मोना का मन बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। तभी एक दिन व्यांश ने कहा, माँ, हमें गांव जाकर वहां जो भी सामान है वह सब बेचना होगा, क्योंकि घर का सौदा हो चुका है। ठीक है, बता देना जब जाना हो, मोना ने कहा। हम कल ही चलते हैं माँ, 2-3 दिन का काम है वहां, सारा एक साथ निपटा कर ही आ जाएंगे। व्यांश बोला। रूबी बोली, पापा हमारा कोई और घर भी है? हाँ बेटा, गांव में है एक बहुत बड़ा घर, जो आपके पापा की दादी और उनकी भी दादी का है। सच पापा, मुझे भी देखना है पापा वह घर। प्लीज पापा, मैं भी चलूँ आपके साथ? प्लीज पापा। ठीक है, तो फिर हम सब चलते हैं। वहीं 2-4 दिन में तुझे अपना सारा गांव दिखाऊंगा। देखेगी पापा का बड़ा सा घर? हाँ पापा, मुझे देखना है। ठीक है, तो फिर कल चलेंगे हम चारों गांव, वहां घूम फिर कर काम निपटा कर फिर वापस आएंगे। रूबी इस बात से बेहद खुश थी और मोना बहुत उदास थी, लेकिन वह चाह कर भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। सभी ने अपना सामान पैक किया और अगली सुबह गांव के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर मोना वहां की सड़कों, वहां की गलियों, नुक्कड़ों, हर जगह को देखकर अपनी यादें ताजा करने लगी। रूबी भी गाड़ी की खिड़की से मुंह बाहर कर गांव का वातावरण देख रही थी। वह पहली बार किसी गांव में आई थी। वहां की हरियाली देखते हुए रूबी बहुत खुश हो रही थी। उसने जैसे ही पूछा, पापा आपका घर कब आएगा, तभी इस पलों में वह लोग घर के बाहर खड़े थे। मोना गाड़ी से उतरकर जैसे ही घर की दहलीज पर पहुंची, उसकी आंखों से आंसू की बूंद जमीन पर गिर पड़ी, मानो उसके आंसू अपने पूर्वजों के चरणों को भिगोकर चरण स्पर्श कर रहे थे। मोना ने दहलीज को छूकर आशीर्वाद लिया और घर के ताले खोलकर अंदर आई। शेष कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।
कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।